नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज़ का प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जो है आपके साथ छत्तीसगढ़ डिबेट में हाजिर है। सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया, चिराग जला के दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। दरअसल ये गाने की लाइन हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो कांग्रेस से में भगदड़ मची थी और कांग्रेस से बहुत सारे लोग, चाहे कांग्रेस के लोग कहें कि वो अप्रासंगिक थे, वो उस तरह से काम नहीं कर रहे थे और वो बीजेपी की तरफ चले गए। बाद में समझ में आया कांग्रेस को कि ये जो हमारे घर में बीजेपी एक परसेप्शन बना रही कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति मची हुई है, तो हमको इसको रोकना चाहिए और कहीं ना कहीं जो हमारे साथी किन्हीं भी कारणों से जा रहे हैं उनको हम कैसे रोकें और उनको समझाइश दें। इस दिशा में कांग्रेस ने देर आई दुरुस्त आई, पर कांग्रेस को लगा कि हमको अपना घर बचाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब करीब 3000 नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। कांग्रेसियों के दल बदल का सिलसिला दस्तूर जारी है। नेतृत्व और संगठन की हालत दयनीय होने के बाद शेष बचे नेताओं की नींद टूटी। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, तो छत्तीसगढ़ नेतृत्व ने जो है कुनबा बचाने में वो जुट गए। इसी कड़ी में कांग्रेस ने धनेन्द्र साहू की अध्यक्षता में संवाद और संपर्क कमेटी का गठन किया है। कमेटी की पहली बैठक में कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। साथ ही संकल्प लिया गया कि ऑपरेशन लोटस रोकने के साथ पार्टी छोड़कर ना जाने और कांग्रेस में रहकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। कांग्रेस के इस कदम पे भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस के पास ना तो नियत है, ना नेतृत्व है, ना काम करने का मादा है। कांग्रेस समाप्ति की ओर है। संवाद और संपर्क कमेटी का कोई लाभ नहीं होने वाला। कांग्रेस का हाथ और साथ उन लोगों ने छोड़ दिया है जिनकी पीढ़ियों ने कांग्रेस का तन मन और धन से साथ दिया। कांग्रेस अब आम जन की पार्टी नहीं रही, बल्कि गांधी परिवार के पास बंधक है, इसलिए उसका मोह भंग हो गया है। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी की प्रवक्ता हैं, पर लेकिन हम इसके पहले सुनते हैं कि इस पर राजनेता क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि पूरे प्रदेश भर में आज जो हमारे यहाँ पर 11 लोकसभा में चुनाव हो रहे हैं, पूरा 11 लोकसभा की स्थिति की हम लोग सब जायजा लेंगे कि हमारे जितने भी प्रमुख पदाधिकारी लोग हैं वो उनका बराबर सहयोग पार्टी के इस चुनाव के कार्यक्रम में बराबर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है कि नहीं, उनके द्वारा सहयोग से चुनाव के कार्य संपन्न हो रहे हैं कि नहीं, कहीं किसी भी तरह से किसी अभ्यर्थी को, किसी प्रत्याशी को यदि कोई दिक्कत हो रही है तो उनसे भी संपर्क करेंगे, संगठन से भी संपर्क करेंगे और जहां भी किसी भी तरह की दिक्कत हो रही होगी, कहीं लोगों से बात करना है, कहीं कोई लोग नाराज हैं या कोई कम उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसे लोगों की जानकारी लेकर के उनसे संपर्क करना है, संवाद स्थापित करना है और उनको पार्टी के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। ये बताता है कि किस प्रकार से भगदड़ कांग्रेस पार्टी में मची है और इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नियत है, न काम है। जनता में विश्वसनीयता समाप्त हो गई है, कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है और इसलिए कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है। समन्वय समिति बना लें या जो भी बना लें, इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों, एक उर्दू का शेर है कि वो रूठ जाते तो मनाना दुश्वार ना था, वो रूठ जाते तो मनाना दुश्वार ना था, वो तरके ताल्लुक ही ना रखें तो मनाएं कैसे। अब बहुत सारे लोग यदि संपर्क ही नहीं रखना चाहते, उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो अब वो दूसरे घर में चले गए हैं। अब ये हम देखेंगे कि कांग्रेस जो दूसरे घर में चले गए हैं, जैसे बीजेपी करते आई है कि बहुत पहले यहाँ पर पैर धुलाकर घर वापसी का प्रोग्राम जो है बहुत पहले से हमारे प्रदेश में होता रहा था कि लोग जो धर्म परिवर्तन कर लेते थे तो उनको घर वापसी होती थी। अब जो पार्टी का परिवर्तन कर रहे हैं उनको कैसे घर वापसी की जाएगी, और जो लोग बचे हुए हैं और जिनकी कुछ नाराज़गी है उनसे संवाद और संपर्क करने की बात की गई है, जिसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं और भाजपा के प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी हैं। दोनों का इस डिबेट में स्वागत है। तो सब पहले सुरेंद्र भाई के पास चलते हैं।
सुरेंद्र भाई, जैसा कि अभी उप मुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे थे कि भगदड़ की स्थिति है, ना नियत है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, और जो है लोग कांग्रेस में नहीं रहना चाहते। तो क्या वाकई में ऐसी स्थिति है, या ऐसा लगता है कि जो संपर्क अभियान या संवाद अभियान जो कमेटी है इसको समय से पहले बनाना चाहिए था, और जो ये 3000 लोग जिनका दावा किया जा रहा है कि जो कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं, उनसे पहले ही बात करना था कि भाई ऐसी क्या नाराजगी आपकी, घर में तो झगड़े होते रहते हैं, छोटी मोटी नाराजगी चलती है, तो आप बीजेपी की तरफ क्यों जा रहे हैं? सुभाष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं समझता हूं कि आपने जो शेर पढ़ा उसी में उसका जवाब है। अपनी पार्टी से यदि कोई कार्यकर्ता नाराज है तो उसको तो मनाया जा सकता है, लेकिन एजेंडे के तहत, षड्यंत्र के तहत यदि विरोधियों के लिखे स्क्रिप्ट को पूछ के, उसको पढ़ के तथ्यहीन आरोप लगाए, और एन चुनाव में टाइमिंग देखिए, एन चुनाव के समय यदि ये इस प्रकार से आरोप लगाए तो ये अवसरवादी चरित्र है। और जब व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टी विचारधारा से ऊपर हो जाती है तो ऐसे परिणाम आते हैं। आपने भी जिस प्रकार से कहा, कांग्रेस में लगभग 16 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ में। यदि 3000 लोग भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत, जिस प्रकार से पिछले 3 साल से भाजपा षड्यंत्र रच रही है और संवैधानिक एजेंसियां ईडी, आईटी, सीबीआई जो है उस पर अमल करके झांसे में फंसा रही है, पूरे देश में इनका यही चरित्र है। आपने देखा कि कैसे चिंतामणि महाराज शामिल के विधायक थे, 4 महीना पहले तक जब कांग्रेस में थे तब तक वो ईडी के आरोपी थे, उन पर एफआईआर था बकायदा 10 निगम के नाम पर, जो ईडी ने चिट्ठी लिखी थी ईओडब्ल्यू को। भाजपा में गए, उनके सारे दाग धुल गए, उनके खिलाफ एफआईआर में नाम भी गायब हो गया और वो टिकट भी तक पा गए। तो भाजपा में तो अपने कार्यकर्ताओं नेताओं का हद तक अलग होता जा रहा है। सुभाष जी के पास तो इनकी पार्टी छत्तीसगढ़ में इतनी कमजोर हो चुकी है कि आपने कभी पहले नहीं सुना होगा कि दूसरे दल के नेता और कार्यकर्ताओं का दरबदल कराने के लिए कोई अलग विकास, कोई अलग प्रकोष्ठ बना हो। इनके महामंत्री है संजय श्रीवास्तव जी, वो नए प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, जिसका यही काम है कि दूसरे दल के नेता और कार्यकर्ताओं, ये कांग्रेस को भारत का नाम जपते जपते, नारा जपते जपते अब ऐसा ना हो कि ये संघी अपनी ही पार्टी के भीतर अल्पसंख्यक हो जाए। क्योंकि जिस तेजी से पूरे देश में, देखिए, जिसको कैलाशपुर बताते थे 10 साल तक उनको गरियाते रहे और 1 घंटे के भीतर नवीन जिंदल की टिकट पा गए। चिंतामणि महाराज को उदाहरण मैंने दिया, चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारी पार्टी के महामंत्री थे, उनको 14 साल पुराने मामले में सर्विस टैक्स था जिसकी लाइबिलिटी नहीं आती थी, उनको नोटिस भेजा, अपने गाँव में शामिल कर लिए, उनके भी पाप धुले, उनके केस सारे खत्म हो गए। जिस प्रकार से प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ तो सीबीआई ने टिकट दिया उनको, क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गए। जो छगन भुजबल है, ईडी ने बकायदा कोर्ट में आवेदन देकर मामला वापस ले लिया। तो पूरे देश में इनका यही चरित्र है। इनकी पार्टी के भीतर तो अधिनायक कौन है? आज भाजपा जिस दौर में है, मोदी साहब के अतिरिक्त किसी के सलाह और सुझाव की कोई गुंजाइश है क्या? तो किसी पार्टी में संवाद होना, संपर्क कमेटी का बनना, ये तो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था है, होना चाहिए। इसमें आपत्ति क्यों? और आज जिस प्रकार से हमारे संयोजक है संवाद कमेटी के धनेन्द्र राव जी, उनका भी वक्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी आज इस दौर में गुजर रही है कि 10 साल से केंद्र में सरकार है, इनके पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है, तो दूसरी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को डरा धमका के तोड़ रहे हैं, उनका दरबदर करा रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र में किसी भी लिहाज से उचित नहीं माना जा सकता। जी, तो सुरेंद्र भाई, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, तो निशिकांत जी, ये आपके यहाँ एक पूरा मतलब वो बनाया गया कि जो अलग अलग जगह की दूसरी पार्टी से लोगों को आप अगर जो आना चाहते हैं, आप कहेंगे कि राम के कारण हृदय परिवर्तन हो गया है, किसी का नरेंद्र मोदी के कारण हृदय परिवर्तन हो गया है, किसी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, कोई भाजपा की नीतियों से प्रभावित है। ऐसे बहुत सारे कारण आप लोग है जिससे आपको लगता है कि लोगों को लग रहा है सनातन का अपमान हो रहा है, तो लोग आ रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे आप अलग अलग समय पे आप लोग रीजन बताते हैं। पर यह निश्चित रूप से यह है कि यदि कोई आदमी किसी को अपने ओर प्रभावित करता है, एक होता है वैचारिक रूप से प्रभावित होता है, और जैसे सुरेंद्र भाई कह रहे हैं कि मारे डर के लोग जो हैं उनसे केस वापस लिए जा रहे हैं, जिन पे आरोप था उनको बरी किया जा रहा है, उनको टिकट दिया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सुभाष मिश्र जी, आपको नमस्कार और हमारे मित्र को नमस्कार। देखिए, जो ये कांग्रेस का भगदड़ है वो आज कालखंड का नहीं है, मतलब इस कालखंड में हो रहा है ऐसा नहीं है। वो पिछले दशक से 3-4 दशक से चल ही रहा है, लगातार चल रहा है कांग्रेस पार्टी में।
और भगदड़ का मूल विषय जो है, आज आपने सही पकड़ा कि संवादहीनता की बात करके कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे थे। आज कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आया कि हमको एक समन्वय समिति बनानी चाहिए। लेकिन वो कहते ना सुभाष जी, का वर्षा जब कृषि सूखा है, उस वर्षा का क्या फायदा जब कृषि सूख चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी में नीति की संकट ऐसी है कि कोई नीति दिखती नहीं है। नेतृत्व का संकट ऐसा है कि किसी तक आप बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। स्टेट में जो स्टेक होल्डर बने मुख्यमंत्री के रूप में, उनके पास जन सुनवाई का मौका नहीं था, मतलब अपने कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं थी। सुरेंद्र वर्मा जी ने क्या कहा टीवी में आके, और फिर उसी सुरेंद्र वर्मा को भूपेश दाऊद जी ने क्या कहा, स्लीपर सेल अर्थात आतंकवादी। तो अपने कार्यकर्ताओं को जब आतंकवादी कहोगे आप, अपनी ही पार्टी के फंड से अपने क्राइम पार्टनर के बच्चे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे आप, और जब वो कार्यकर्ता आपसे, पूर्व महामंत्री जब सवाल उठाता है तो आप उसको पार्टी से निष्कासन करोगे आप, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? आज जो आप समन्वय समिति बनाए, क्या इसके पहले आपको इस बात का जानकारी नहीं था कि संवादहीनता पार्टी में बहुत हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक चल रही है, कोई किसी की सुनवाई कर नहीं रहा है? और ये जो बोल रहे हैं कि ईडी और आईटी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुभाष जी, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, इस पे क्या क्या कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये लोग क्यों पार्टी छोड़ दिए? G23 किसने बनाया था? G23 में एक भी सदस्य किसी पे ईडी और आईटी का आरोप नहीं लगा हुआ है। मात्र इतना है कि आज कांग्रेस पार्टी अपने गिरबान में झांकने की कोशिश की है। अगर समन्वय समिति बनाई है तो ये गिरबान में झांकने जैसा एक पहलू दिखता है। इसके पहले तो ये सिर्फ ये ऐसे मतलब मामले को झाड़ देते थे, क्या कहके, ये तो ईडी आईटी के दबाव में हमारे नेता या कार्यकर्ता चले जा रहे हैं। यहाँ तक कहते थे कि हमारे कार्यकर्ता बिक गए, भाजपा ने खरीदा मतलब उन बिक गए। तो ऐसे बिकाऊ लोगों को पार्टी में रखते ही क्यों दादा? मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे बिकाऊ चीजें क्यों रखे हो कांग्रेस पार्टी में, उनको उठा के फेंक दो। आप सर्च करो कितने लोग बिकाऊ हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, लगातार पार्टी की हार हो रही है, निराशा पूरे पार्टी के अंदर घर कर गया है, और जब अपनी बात अगर पार्टी के ऊपर पहुंचाना है तो इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि अपनी बात कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता तक पहुंचाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कार्यकर्ता पार्टी ना छोड़े, डूबती नाव से अगर बाहर नहीं निकलेगा, तो वो तो नाव तो डूबी रही है, वो स्वयं अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर लेगा क्या? उसको तो कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा ना कि हमारी बात भी नहीं सुननी जा रही है। और वास्तव में देखिए, इंदिरा गांधी जब कांग्रेस अलग बनाई थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं था। जब आपके ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई, उस समय क्या रोल था ईडी आईटी का? जब आपके शरद पवार अलग होके चले गए कांग्रेस से, उसमें ईडी आईटी का क्या रोल था? बीसी शुक्ला जब अलग हुए थे, ईडी आईटी का क्या रोल था? जोगी जी को बाहर किया, ईडी आईटी ने क्या किया? तो विषय इतना मात्र है कि जब भूपेश दाव और टीएस सिंहदेव की लड़ाई चल रही थी, उसमें ईडी आईटी क्या कर रहा था? मोहन मरकाम, भूपेश दाव, जय सिंह अग्रवाल, भूपेश दाव। तो ये आपके अंदर की समस्या है जो आप दूसरों पर डाल रहे हो। लेकिन आज बड़ा हर्ष है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी ने समन्वय समिति तो बनाई। कितना सार्थक होता है वो भविष्य के गर्भ में है सुभाष जी, लेकिन समन्वय समिति में कम से कम बात तो जाए कि आखिर 5 साल जो भ्रष्टाचार का कालखंड चला, उसमें कैसे कैसे कार्यकर्ताओं, कहीं नहीं जनता के हित को, हक को लूटा गया, और आज प्रदेश में इनकी सरकार चली गई। इस कारण गई कि रोटी जलने से पहले पलटने के लिए भूपेश दाऊ ने कहा था। तो ये स्थिति आपको देखने को मिले। रही बात कांग्रेस पार्टी के बयानबाजी की, आप देखिए, अगर निराशा का भाव नहीं होता तो आदरणीय प्रधानमंत्री को लाठी मारने का, आदरणीय प्रधानमंत्री को डिफॉल्टर बोलने का, या अभी कल ही कवासी लखमा ने जो स्टेटमेंट दिया है, ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि चुनाव उनके हाथ से निकल गया है। प्रदेश की जनता और देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ सख्ती से खड़ी हुई है, और 400 पार के संकल्प को लेकर हम जनता के बीच में है, और वास्तव में इसको अक्षरशः पूर्ण करने की ताकत और सोच हम रखते हैं, और ये 400 पार का संकल्प हम पार करेंगे। जी सुभाष जी, निशिकांत जी, तो ये 400 पार का संकल्प आप पार करना चाहते हैं, उसमें आप कांग्रेस की भी मदद चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस के लोगों के लिए आपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि ये लोग आएंगे तो ये हमको 400 पार के तरफ भी ले जाएंगे, क्योंकि ये इनका मनोभाव हमसे मिलता जुलता है। इसलिए आपको इतनी बड़ी देश की या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को कांग्रेस के लोगों की भी ज़रूरत पड़ रही है, और कांग्रेस को लगा कि हमारे लोग जा रहे हैं तो इनसे हमको संवाद करना चाहिए, और अगर घर के लोग नाराज़ हैं तो उनको मनाना चाहिए, बुलाना चाहिए, अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो बोलना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस में तो आप जो गिना रहे थे, तो ये इस बात को बताता है कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी थी, जब जिसको नहीं जमा
उसने अपने आप को अलग किया और एक बड़ी पार्टी बनाया और वो लड़ता रहा और उसने अपने को सिद्ध किया। पर क्या ये जो कांग्रेसी अभी कांग्रेस में विद्रोह कर रहे हैं, क्या इनको बीजेपी में उस तरह की फ्रीडम मिलेगी जो कांग्रेस में ये लोग बयानबाजी करते हैं? नहीं, अनुशासन जो है भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। आप किसी के प्रति, किसी नेता के प्रति ऐसा निम्न स्तर का टिप्पणी नहीं कर सकते, वो करना भी नहीं चाहिए, यही लोकतंत्र की सुचिता है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का जो मूल चरित्र है वो विपक्षियों को या प्रदेश के प्रधानमंत्री को या देश के राष्ट्रपति को अपमानित करने से शुरू होता है और वहीं पे खत्म होता है। लेकिन अनुशासन आपको रखना चाहिए। आपको सीधे लहजे में भी आप किसी को जवाब दे सकते हैं, किसी को लठ मार के ही जवाब देना है, कोई मर जा ऐसा, आप मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसा बोल के ही आप अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, ये देश की जनता और प्रदेश की जनता को स्वीकार भी नहीं है। इसी कारण छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के समय, आप देख लीजिए कितना तोहमत लगाया आपने कि ईडीआईटी भाजपा की एजेंसी है। आज देखिए प्रदेश में आप 71 से 35 में बैठे हैं, क्या कारण था? क्योंकि 5 साल विनाश का कालखंड जो आपने छत्तीसगढ़ में लिखा, अगर आप प्रदेश की जनता के लिए काम किए होते तो प्रदेश की जनता 3 बार लगातार हमको चुन सकती है, दूसरा मौका आपको भी दे सकती थी। लेकिन आपने विकास के कार्यों को रोका और विनाश के कार्यों को आगे बढ़ाया, जिस कारण आज प्रदेश की जनता ने आपको उखाड़ फेंका है। जी सुरेंद्र भाई, आपने विकास को नहीं चुना, विनाश को चुना। आपके नेता बड़ बोले हैं, कभी प्रधानमंत्री को लाठी मारने की बात करते हैं, कभी डिफाल्टर बोलते हैं, कभी कुछ और बात करते हैं। और इन्हीं तमाम कारणों से जो आपके भीतर जो पार्टी के लोग हैं उनको लगता है कि भाई ये कांग्रेस में एक अराजकता की स्थिति है, ना यहाँ नियत है ना नीति है और बड़बोलापन है और भविष्य में सत्ता भी नहीं है और सत्ता आने के दूर दूर तक आसार भी नहीं है। इसलिए तो नहीं जो मौका परस्त लोग हैं या जिनको लगता है कि जिन पे कार्रवाई होना है, अब उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं जो, जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई उनको ना तो ईडी का डर था ना आईटी का डर था, फिर भी लोग तोड़ के गए। तो इस बारे में आप क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी? सुभाष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर जवाब नहीं देंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत जो आरोप लगा के भाजपा में गए हैं कांग्रेस पर, ये क्या भाजपा के भीतर इतनी आजादी मिलेगी? तो आजादी का तो ये हसर है भाजपा के भीतर, इनके संगठन के अंदर, कि इनको अपने हक और अधिकार की बात करने का अधिकार भी नहीं। 4-4 बार के सांसद थे सोहन कुट्टई बस्तर के। पिछले कई चुनाव में जब से उनका टिकट कटा है, आप उसको कभी किसी मीडिया में कोई एक भी बयान उसका नहीं सुने होंगे। ये तो एक उदाहरण। मूल बात जो है, ये कायर भाजपाई पिछले 1 हफ्ते से चरणदास महंत जी के उस बयान को बार बार रिपीट कर रहे। देश के प्रधानमंत्री भी 10 साल से जनता ने उनको अवसर दिया था केंद्र की सरकार में। 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, 200 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था, बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही गई थी, हर सिर पर छत 2022 तक देने का वादा था, किसानों की आय 2022 तक डबल करने का वादा था, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का वादा था, C2 फार्मूले पर जो एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा था, किया कुछ नहीं। और ये बयान को मोड़ के जिस तरह से उस बयान पे तो महंत जी का स्पष्टीकरण दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बयानों पर कब माफी मांगेंगे? देश के प्रधानमंत्री संसद के भीतर एक महिला सांसद को सुप्रीम कोर्ट गए, उस पर ये जिस प्रकार से सांसद की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे वो उचित। तो ये सारी चीजें सुभाष जी, ये चुनावी मुद्दे नहीं होना चाहिए। देश में जो आम चुनाव होते हैं, आम जनता का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, अडानी प्रेम के चलते बढ़ती असमानता। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 4 महीने हो गए वो सरकार में आए, नंदराज पर्वत जैसे डबल की सरकार थी, अडानी को बेचे। उसी तरह से एनएमडीसी का खदान जो है नगरनार का, दीपम की साइट आप खोल लीजिए, सेल लगा के रखे हैं। जिस तरह से वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किए और अब उन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए डर और लालच से मोदी के कुशासन का जो साम्राज्य है वो बिखरता देख रहे हैं। तो डर और लालच से उसको बचाने के लिए दरबदल करा रहे हैं। ये तो दर्जनों उदाहरण है देश के भीतर। एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, हेमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर। येदुरप्पा से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई हो सकता है क्या? प्रफुल्ल पटेल जो है 840 करोड़ के विमान घोटाले के आरोपी थे, ईडी ने तो क्लीन चिट कर दे दिया सीबीआई ने। छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे के सहित 21 विधायकों पर ईडी का मामला लंबित था
और जो हेमंत बिस्वा शर्मा आज स्थिति यह है सुभाष जी कि 157 सांसद भाजपा के वो कांग्रेस से जाके बने हैं। 6 राज्यों में जो इनके मुख्यमंत्री हैं वो दूसरे दलों से बुलाए गए हैं। तो भाजपा में तो नेता कार्यकर्ताओं को अपने अधिकार की बात करने का भी अधिकार नहीं है। अब तो ये भाजपा ये सोच रहे हैं कि हम नेतृत्व भी कांग्रेस से आए लोगों को लोग करेंगे, और जो लोग अपनी पार्टी के नहीं हुए, पार्टी को मां के समान मानते हैं सुभाष जी, जो अपने मांग से दावाबाजी करके चुनाव के समय तथ्यहीन आरोप लगा के विरोधियों के इशारे में, विरोधियों के षड्यंत्र के तहत आरोप लगा के जाए, वो इनका कैसे हो सकता है? तो ये अवसरवादी लोगों की जो जमात है उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनकी संख्या 16 लाख से ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी और भारतीय जनता पार्टी के अडानी प्लस नीतियों के खिलाफ जो है आम जनता के बीच हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। जिस तरह से ये नीति और नियत का अंतर है। पिछले 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से उल्टे पांव भाग रही है, जिस तरह से देश पर कुल खर्च का भार 54 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़ हो गया, जिस तरह से एक भी सार्वजनिक उपक्रम मोदी जी ने नहीं बनाया, जो 70 साल की समृद्धि थी। तो सुरेंद्र भाई चलिए अभी निशिकांत जी से, क्योंकि आप लंबे आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। निशिकांत जी, सुरेंद्र भाई के पास आरोप बहुत लंबे हैं, तो चलिए मैं आपको मौका देता हूं, आप बोलिए। देखिए सुभाष जी, हमारे सुरेंद्र भाई ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी भाजपा में नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री के ये अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर आप नहीं बच सकते, आपको इससे बाहर आना पड़ेगा, और ये अनुशासन में आता है, ये कांग्रेसी में नहीं आ सकता। कांग्रेस भुखमरी इंडेक्स में 111वें देशों में इतने पार्टी छोड़ के गए लोग, तो ईडी और आईटी का विषय है। एक ही बताओ, लालू यादव जो मूल रूप से भ्रष्टाचारी है, उसको कोर्ट ने सजा भी दिया, वो जेल से बेल पे है। अरे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ लो। अभी शराब घोटाले मामले में चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए जिस तरह से यह षड्यंत्र ईडी के माध्यम से सुरेंद्र भाई सुनिए ना, सुरेंद्र जी थोड़ा ये बीजेपी प्रवक्ता जो है निशिकांत पांडे जी को बोलने दीजिए। बोलिए निशिकांत जी। सुनो आप, मैं ये बताऊं कि लालू यादव जो है जिसको सजा मिली वो जेल से निकला बाहर बेल पे है, और जो बेल बॉन्ड दे के यहाँ बाहर खड़ा है उसके गोद में कांग्रेस पार्टी बैठी है। क्या कारण है? अखंड भ्रष्टाचारियों के साथ वाली कांग्रेस बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे डिबेट ये सुरेंद्र वर्मा जी साथ करो आप। अभी इन्होंने कहा कि कर्जा जो 54 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ का हो गया, 1,48,000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ ऑयल बॉन्ड जारी किया था कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 14 के बीच में। किस नैतिकता से बात करते हो? अर्थव्यवस्था की बात करते हो। 11 नंबर पे आपके समय में था, हमारे समय में 5वें नंबर पे। आप बोलते अर्थव्यवस्था कराएंगे किसका? मैं सुरेंद्र भाई सुनिए ना, सुरेंद्र जी और निशिकांत जी मेरी बात को एक मिनट धैर्य से सुनिए। आप दोनों यदि बात करेंगे तो जो हमारा दर्शक है उसको समझ में नहीं आएगा कि दोनों के तर्क क्या है। मैं कह रहा हूं कि निशिकांत जी, जो बात सुरेंद्र वर्मा जी ने कहा कि भाई ये जो कांग्रेस से लोग जा रहे हैं, आप उनमें दागदार थे जब वो कांग्रेस में थे, चाहे आपने लोकसभा की टिकट दी हो किसी को, कल तक उनका नाम चार्जशीट में था, ऐसे बहुत सारे नाम उन्होंने गिनाया। वो लोग जा रहे हैं और आप उनको आप टिकट दे रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों को जो कांग्रेस में से बीजेपी में गए हैं, आप उनको अब पाक साफ बता रहे हैं। सुरेंद्र भाई एक मिनट, आप निशिकांत जी को बोलने दीजिए। आपने अपनी बात की है, निशिकांत जी आप बोलिए। जय सुभाष जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। देखिए, जिन जिन का आरोप लगाया उनको ये बचाने की कोशिश करते थे। उस समय बोलते थे कि वो नहीं है, क्या नाम है, करप्ट नहीं है, या उन पे आरोप गलत लगा हुआ है। आज किसी पे जांच बंद नहीं हुई है। कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, किसी पे जांच बंद नहीं हुई है, कार्रवाई सब पे होगी। कोई एक पैसे का भ्रष्टाचार प्रदेश की जनता या देश की जनता के साथ किया होगा तो उसका एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि जीरो भ्रष्टाचार टॉलरेंट की बात हम करते हैं। न खाऊंगा न खाने। देखिए सुरेंद्र वर्मा जी का क्या तरीका है, मुझे समझ में नहीं आता सुभाष जी। मैं सुरेंद्र भाई एक मिनट शांत तो रहिए। सुरेंद्र भाई, अरे उनको बोलने दीजिए। निशिकांत को मैं आपको मौका दूंगा ना। हाँ बोलिए निशिकांत जी। वर्मा जी हाथ बिल्कुल ठीक नहीं है, तसल्ली से सुनो हमारी बात। मैं ये कह रहा हूं कि लालू यादव गोद में बैठा हुआ व्यक्ति आज कैसे पाक साहब की बात कर रहा है।
खुद इनके आला कमान 5,000 करोड़ रुपए के नाम पे बेल पे हैं। जो बेल बॉन्ड जारी करके, बेल बॉन्ड जमा करके कोर्ट से बाहर आए हुए हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ऐसा संभव नहीं है। आप लोगों ने जो देश की जनता के हक को लूटा है, छीना है, एक एक पाई का हिसाब किया जाएगा। रही बात जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अगर आपके यहाँ अगर समस्या नहीं होती, आपके यहाँ नेतृत्व का संकट नहीं होता, आपके यहाँ कार्यकर्ता नहीं होते, तो क्यों अपना पार्टी 40 साल की राजनीतिक करियर को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों देखा जा रहा है? अगर राष्ट्र हित की बात पे और भारतीय जनता पार्टी की नीति के साथ, नरेंद्र मोदी की नीति के साथ अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है, स्वागत है उनका। लेकिन कोई भी किसी कालखंड में भ्रष्टाचारी रहा होगा, एक पैसे का उसने अगर जनता के हित के साथ बेवफाई की होगी, तो उसका हिसाब किताब किया जाएगा। किसी पे कार्रवाई बंद नहीं हुई। सुरेंद्र वर्मा जी, आप लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। अगर कोई दागदार है तो जेल जाएगा सीधा। लेकिन मेरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे है सुभाष जी, कि यही अरविंद केजरीवाल पे 2 महीने पहले इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस आज उसी अरविंद केजरीवाल के गोद में कैसे बैठी हुई है? यह सत्ता की हनक है, सत्ता का लोभ है। क्योंकि इनको जनता वोट नहीं दे रही है, तो मिली भगत करके सरकार बनाने की कोशिश है। लेकिन देश की जनता इन सभी बांगड़ बिलों को समझ चुकी है कि जो 7 दशक में देश का विकास नहीं कर पाए, देश की गरीबी दूर नहीं कर पाए, शोषित पीड़ित वंचित करने वाले लोग। जी, अभी सुरेंद्र जी से पूछ लेते हैं। सुरेंद्र जी बोलिए संक्षेप में। सुरेंद्र जी आप अपनी बात कीजिए। सुरेंद्र भाई बोलिए। सुभाष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास झूठ और लफालिजी के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से आपके लोकप्रिय चैनल में ये मैं बताना चाहता हूं कि जो ईडी और आईटी के जो मामले हैं, मोदी राज में 2014 से लेकर 2023 तक जो है वो 4000 मामले संस्थित किए गए। उसमें कन्विक्शन रेट मात्र 0.46, मतलब 200 मामले में से एक भी प्रमाणित नहीं हो रहा है। हाल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो शराब घोटाले के मामले में जो ईडी ने कार्रवाई की, उसको निरस्त किया। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र पर ईडी जो है यहाँ पर तथ्यहीन आरोप लगा रही थी। जिस प्रकार से हाल ही में अभी ये झूठ बोल रहे थे, प्रफुल्ल पटेल जो है, जब तक वो कांग्रेस के सहयोगी थे तब तक 840 करोड़ के मामले के आरोपी थे। भाजपा के सहयोगी बनते ही सीबीआई ने क्लीन चिट दिया उनको। यह भी कह रहे थे कि किसी के खिलाफ मामला वापस नहीं लिए गए। छगन भुजबल झूठों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बनते ही ईडी ने बकायदा कोर्ट में आवेदन देकर मामला वापस लिया। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के मामले में आप देख लीजिए, जो चिंतामणि महाराज ईडी के आरोपी हुआ करते थे 5 लाख वसूली के, उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में 10वें नंबर पर था नाम। FIR नहीं लिखी गई। चलिए देखिए सुरेंद्र जी और सुरेंद्र भाई और निशिकांत जी, क्योंकि हमारे डिबेट का एक टाइम है, बात समझिए, डिबेट का एक टाइम है। हमको ये लगता है कि ये जो संवाद है, संवाद हर जगह होना चाहिए और संपर्क भी होना चाहिए, चाहे वो जनता से हो, चाहे कार्यकर्ता से हो, और चाहे पक्ष विपक्ष के बीच हो। संवाद की प्रक्रिया जारी रहना चाहिए, संपर्क होते रहना चाहिए। अगर हम जब आपस में मिले तो आपस में हमको शर्मिंदगी ना हो, भले ही हम एक साथ रहे हो या अलग अलग वैचारिक रूप से हो। तो आप हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।